देखिए प्रबंध के 3 स्तर होते हैं, उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर। आइए देखते हैं। प्रबंध एक सार्वभौमिक शब्द है जिसे किसी उद्यम में संबंधों के समूह में एक दूसरे से जुड़े लोगों द्वारा कुछ कार्यों को करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। प्रबंध जो है वह क्या है? सार्वभौमिक शब्द है और यह किसी उद्यम में संबंधों के समूह में एक दूसरे से जुड़े लोगों द्वारा कुछ कार्यों को करने के लिए काम में लिया जाता है। कुछ काम जो उद्देश्य हैं उन्हें प्राप्त करने के लिए जो काम किए जाते हैं उनसे जुड़े हुए लोगों द्वारा ये काम में लिया जाता है। उन्हें अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए कुछ अधिकार दिए जाते हैं। देखिए, जब कार्य करवाया जाता है तो काम करने के लिए कुछ अधिकार दिए जाते हैं, कुछ जिम्मेदारियां प्रदान की जाती है और इन अधिकारों में सबसे बड़ा अधिकार होता है निर्णय लेने का अधिकार। सही समय पर सही निर्णय ले, इसके लिए उसे निर्णय लेने का अधिकार होता है। और जब अधिकार प्राप्त होते हैं तो उत्तरदायित्व भी उनका आ जाता है। अधिकार एवं उत्तरदायित्व का यह संबंध कर्मचारियों को अधिकारी एवं अधीनस्थ के रूप में एक दूसरे से बांधते हैं। देखिए, जिसके पास अधिकार होता है वह अधिकारी होता है और जब वह अपने अधिकार का प्रयोग करके किसी कार्य को करवाता है तो वह अपने कार्य को करवाने के लिए अधीनस्थों का सहारा लेता है, क्योंकि उसके पास अधिकार है, वह निर्णय ले सकता है कि किसके द्वारा उसे कार्य करवाना है। तो यह अधिकार और उत्तरदायित्व यह कर्मचारियों में अधिकारी और अधीनस्थ इस प्रकार से संबंध स्थापित करता है, एक दूसरे से बांधने का कार्य करता है। देखिए, इस आधार पर प्रबंध के 3 स्तर माने जाते हैं। प्रबंध का पहला स्तर है उच्च स्तरीय प्रबंध, टॉप मैनेजमेंट। इसके बाद में आता है मध्य स्तरीय प्रबंध, मिडिल मैनेजमेंट। तीसरा आता है निम्न स्तरीय प्रबंध, लोअर मैनेजमेंट। उच्च स्तर पर कौन कौन आते हैं? उच्च स्तर पर संचालक मंडल, प्रबंधक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी इसमें आते हैं, प्रधान ये भी इसी में आते हैं। जो संस्था के प्रधान होते हैं वो भी उच्च स्तर के प्रबंधक में आते हैं। इनका काम होता है संगठन के लिए योजनाएं बनाना, संगठन के उद्देश्य निर्धारित करना, संगठन की योजना बनाने का काम होता है। मध्य स्तरीय प्रबंध, देखिए यह निम्न स्तरीय और उच्च स्तरीय प्रबंध के बीच में एक कड़ी का काम करता है और इसके अंतर्गत विभागीय अध्यक्ष, परिचालन प्रमुख होते हैं। विभागीय, जो एक संगठन में अलग अलग विभाग होते हैं उनके जो अध्यक्ष होते हैं, विभागाध्यक्ष होते हैं, वे मध्य स्तरीय प्रबंध के अंदर होते हैं। ये उच्च स्तरीय प्रबंध से आदेश प्राप्त करते हैं, उनके दिए गए निर्देशों की पालना करवाते हैं। ये अपने अधीनस्थ जो निम्न स्तरीय प्रबंधक हैं उनको उच्च स्तरीय जो निर्देश प्राप्त हुए थे उच्च स्तर से वो पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण क्या है? कड़ी है। यह प्रबंध के स्तरों के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी है। निम्न स्तरीय प्रबंध, इसके अंदर फोरमैन, निरीक्षक, पर्यवेक्षक आते हैं जो कि अपने नीचे काम करने वाले श्रमिकों से उच्च प्रबंध और मध्य प्रबंध के द्वारा बताए गए दिशा निर्देशों के अनुसार काम करवाने का कार्य करते हैं। तो ये हैं प्रबंध के 3 स्तर। अब इन्हें हम अलग अलग करके देख लेते हैं। आइए बच्चों, उच्च स्तरीय प्रबंध, यह संगठन के वरिष्ठतम अधिकारी होते हैं। इन्हें आमतौर पर चेयरमैन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य प्रचालन अधिकारी, प्रधान, उप प्रधान आदि के नाम से पुकारा जाता है। इनके कार्य जटिल एवं तनावपूर्ण होते हैं जिनमें लंबा समय लगता है। इनके काम बहुत जटिल होते हैं और तनावपूर्ण होते हैं और इनमें लंबा समय भी लगता है। इनके कार्य पूरे होने में लंबा समय लगता है। इनके मुख्य कार्य है संगठन के उद्देश्यों का निर्धारण करना। देखिए, ये संगठन के उद्देश्य निर्धारित करते हैं और इन उद्देश्यों को आसानी से बहुत जल्दी प्राप्त नहीं किया जाता, बहुत लंबा समय इन उद्देश्यों को पूरा करने में लगता है। विभिन्न विभागों के बीच एकता और सामंजस्य स्थापित करना। जो मध्य स्तर पर जो विभाग बने हुए हैं, उत्पादन विभाग,
क्रय विभाग, विक्रय विभाग, लेखा विभाग, इन सभी के बीच में समन्वय स्थापित करने का कार्य भी इनके द्वारा किया जाता है। एकता और सामंजस्य स्थापित करना, व्यावसायिक योजनाओं एवं नीतियों को तैयार करना। ये जो उच्च प्रबंधक हैं, ये व्यवसाय के लिए योजनाएं तैयार करने का काम करते हैं, उनके लिए नीतियां बनाने का काम इनका होता है। संसाधन जुटाना एवं वित्त की व्यवस्था करना। देखिए, ये अपने संगठन के लिए संसाधनों को जुटाते हैं, मानवीय संसाधन हो, भौतिक संसाधन हो, उनकी व्यवस्था करना इनका कार्य होता है। साथ ही साथ वित्तीय संसाधन, वित्त की व्यवस्था करना भी उच्च प्रबंधक का कार्य होता है। व्यावसायिक पर्यावरण तथा उनके प्रभावों का विश्लेषण करना। जो बदलता हुआ व्यावसायिक पर्यावरण है, चाहे वह आंतरिक हो, चाहे वह बाह्य वातावरण हो, बाह्य पर्यावरण हो, उनके प्रभावों का विश्लेषण करने का ये कार्य करते हैं। उसके अनुसार अपनी नीतियों में, अपनी योजनाओं में बदलाव लाने का काम इनका होता है। मध्य स्तरीय प्रबंध। देखिए, ये उच्च स्तरीय प्रबंधकों एवं निम्न स्तरीय प्रबंधकों के मध्य कड़ी होते हैं, दोनों के बीच कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। ये विभाग प्रमुख, परिचालन प्रमुख आदि होते हैं। ये उच्च प्रबंधकों के अधीनस्थ होते हैं। ये क्या होते हैं? जो उच्च प्रबंधक होते हैं और निम्न प्रबंधक हैं, उनके बीच में कड़ी का कार्य करते हैं। कड़ी के रूप में कौन होता है? मध्यम स्तर के जो प्रबंधक हैं वो होते हैं। ये इनके बीच में आदेश यहाँ से यहाँ पहुँचाएंगे, उच्च स्तर से प्राप्त करेंगे, नीचे पहुँचाएंगे, और निम्न स्तर के जो शिकायतें हैं, सुझाव है, उन्हें ये मध्यम स्तर के जो अधिकारी हैं ये उच्च स्तर पर पहुँचाने का कार्य करते हैं। तो ये एक कड़ी के रूप में काम करते हैं। इनके कार्य निम्न है। उच्च प्रबंध द्वारा बनाई योजनाओं और नीतियों की व्याख्या करना। जो उच्च प्रबंधक योजनाएं बनाता है, नीतियां बनाता है, ये उनकी व्याख्या करते हैं और उन्हें लागू करने का कार्य करते हैं। उनकी व्यूह रचना का क्रियान्वयन करना, और जो उच्च प्रबंध द्वारा व्यूह रचना बनाई गई है उसका क्रियान्वयन करने का कार्य भी ये करते हैं। ये विभागाध्यक्ष होते हैं और अपने अपने विभागों के अंदर उच्च प्रबंध द्वारा बताए गए कार्यों को ये करवाने का कार्य करते हैं। अपने विभाग में पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों को सुनिश्चित करना। एक इनका महत्वपूर्ण कार्य क्या है? अपने विभाग में पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों को रखना, उनकी संख्या को सुनिश्चित करना भी इनका महत्वपूर्ण कार्य होता है। कर्मचारियों को उनका कार्य एवं दायित्व सौंपना, और किस कर्मचारी द्वारा क्या कार्य किया जाएगा, उसका क्या दायित्व होगा, यह कार्य भी इनका होता है। विभागाध्यक्ष, परिचालन प्रमुख जो होता है वह अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को काम सौंपता है, उनके दायित्व सौंपने का कार्य करता है। संबंधित विभागों का मार्गदर्शन या नेतृत्व करना। ये अपने से जुड़े विभाग का मार्गदर्शन करते हैं, उन्हें नेतृत्व प्रदान करने का कार्य करते हैं, उन्हें आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। कर्मचारियों को प्रेरित करना। ये अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को प्रेरित करते हैं अच्छा कार्य करने के लिए, संगठन के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ये उन्हें समय समय पर प्रेरित करते रहते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं। अगला है निम्न स्तरीय प्रबंध, पर्यवेक्षीय प्रबंध, प्रचालन प्रबंध। देखिए, इसमें फोरमैन, निरीक्षक और पर्यवेक्षक आते हैं। ये उच्च प्रबंध एवं मध्य प्रबंध के दिशा निर्देश के अनुसार काम करते हैं। जिस प्रकार उच्च प्रबंध और मध्य प्रबंध ने दिशा निर्देश जारी करता है, उसी अनुसार ये काम करते हैं और अपने अधीन काम करने वाले कर्मचारियों से कार्य करवाते हैं। इनके अधिकार एवं कर्तव्य उच्च प्रबंधकों द्वारा बनाई गई योजनाओं द्वारा निर्धारित होते हैं। इनके क्या अधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं, ये उच्च प्रबंध द्वारा बनाई गई योजनाओं के अनुसार तय होते हैं कि इन्हें कितने अधिकार प्राप्त हैं, इनके क्या क्या कर्तव्य हैं। इनके मुख्य कार्य हैं मध्य स्तरीय प्रबंधकों के दिशा निर्देशों को कर्मचारियों तक पहुंचाना। जो दिशा निर्देश मध्य स्तर के प्रबंध से प्राप्त हुए हैं, इन्हें उसे कर्मचारियों तक पहुंचाना इनका पहला कार्य होता है। उसके अनुरूप कार्य करवाना इनका कार्य है। दूसरा, कर्मचारियों में अनुशासन बनाए रखना एवं उन्हें परिश्रम करने के लिए प्रेरित करना। देखिए, कर्मचारियों में अनुशासन बनाए रखना,
साथ ही साथ उन्हें परिश्रम करने के लिए प्रेरित करना भी इनका महत्वपूर्ण कार्य होता है। ये सीधे तौर पर श्रमिकों से जुड़े होते हैं, कर्मचारियों से जुड़े होते हैं, इसलिए इनकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है कि ये संगठन के उद्देश्यों को पूरा करवाने के लिए कर्मचारियों को प्रेरित करें, उन्हें परिश्रम करने के लिए मोटिवेट करते रहें। कर्मचारियों को सुझाव देना तथा उनकी समस्याओं को हल करना भी इनका एक महत्वपूर्ण कार्य है। कर्मचारियों के सामने जब कोई समस्या आती है तो वो इन फोरमैन के पास, निरीक्षक के पास या पर्यवेक्षक के पास आते हैं और इनसे सलाह लेते हैं। तो इनका यह कर्तव्य है, कार्य है कि ये उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करें। कर्मचारियों के लिए जरूरी उपकरणों की व्यवस्था करना तथा उन्हें उचित कार्य वातावरण प्रदान करना भी इनका महत्वपूर्ण कार्य है। उनके लिए समुचित उपकरणों की व्यवस्था करना और सही कार्य दशाएं उपलब्ध हो, इसके लिए भी इन्हें कार्य करना होता है। उत्पाद की गुणवत्ता बनाए रखना, माल की हानि को कम रखना एवं सुरक्षा स्तर को बनाए रखना भी इनका कार्य है। क्वालिटी मेंटेन रखना भी इनका कार्य होता है और हानि को किस प्रकार कम से कम किया जाए, यह भी इनका कार्य होता है। बच्चों, अब हम देखते हैं प्रबंध के कार्य। देखिए, जो ये प्रबंध के कार्य हैं ये सर्वव्यापी हैं, सभी जगह होते हैं, चाहे संगठन छोटा हो या बड़ा हो, चाहे संगठन की प्रकृति किसी भी प्रकार की हो, सभी जगह प्रबंध के कार्य होते हैं। यहाँ तक कि हमारे परिवार में यदि कोई कार्यक्रम आयोजित होता है तो वहाँ भी ये कार्य देखने को मिल जाते हैं। देखिए, यदि हमारे घर में कोई कार्यक्रम आयोजित हो रहा है तो हमारे परिवारजन सबसे पहले उसकी रूपरेखा बनाते हैं, उसकी योजना बनाते हैं कि कार्य कैसे होगा, किस प्रकार से किया जाएगा, किसके द्वारा किया जाएगा। और जब योजना बन जाती है, रूपरेखा बन जाती है, तो कार्यों का बंटवारा किया जाता है। कार्यों का क्या है? बंटवारा किया जाता है। किस काम को कौन करेगा, कौन किस कार्य को करने के लिए अच्छा है, उससे वह कार्य करवाया जाता है। यहाँ तक कि कुछ कार्यों को करने के लिए हम बाहर से लोगों को बुलाते भी हैं, नियुक्त भी करते हैं। जैसे कोई कार्य होता है तो उसमें हलवाई बुलाने की ज़रूरत है तो हलवाई बाहर से बुलाया जाता है, कैटरिंग वाला बाहर से बुलाया जाता है, साथ ही साथ बैंड वाले भी बाहर से ही बुलाए जाते हैं। तो इस प्रकार कुछ लोगों को बाहर से बुलाकर कार्य करवाया जाता है। नियुक्त करने के बाद में इनके कार्यों पर निर्देशन भी किया जाता है। देखिए, इन्हें समय समय पर निर्देश भी प्रदान किए जाते हैं, इस प्रकार से काम करना है, ऐसे काम करना है, इस प्रकार से कार्य किया जाना है। और अंत में क्या होते हैं? परिणाम प्राप्त होते हैं। तो परिणाम जो प्राप्त होते हैं तो उनके द्वारा यह देखा जाता है कि जो हमने उद्देश्य तय किए थे, क्या उस उद्देश्य की पूर्ति हुई है या नहीं, कोई कमी तो नहीं रह गई। यानी जो परिणाम हैं उनके आधार पर उनकी कमियों का पता लगाकर उन्हें नियंत्रित करने का प्रयास भी किया जाता है, उन पर नियंत्रण भी किया जाता है। तो ये जो सारे कार्य हैं ये हमारे घर में होने वाले किसी भी कार्यक्रम में किए जाते हैं। ये हर संगठन में होते हैं, वहाँ पर हर जगह नियोजन भी होता है, योजना भी बनाई जाती है, उसके बाद में कार्यों का बंटवारा भी होता है, संगठित किया जाता है, उसके बाद में नियुक्ति की जाती है, सही काम के लिए सही व्यक्ति की नियुक्ति कर दी जाती है, उसके बाद में निर्देशन का कार्य होता है, नियंत्रण का कार्य होता है। ये सारे कार्य एक साथ चलने वाले कार्य होते हैं, किसी भी संगठन में लगातार चलते रहते हैं। आइए देखते हैं, प्रबंधक सबसे पहले योजना को निर्माण करता है, फिर संगठन बनाता है। देखिए, सबसे पहले वह क्या करेगा? योजना का निर्माण करेगा और उसके बाद में वह संगठन बनाएगा, वह उसके अनुसार कामों का बंटवारा करेगा। तत्पश्चात नियुक्तिकरण करता है और निर्देशन
करता है। देखिए, फिर नियुक्तिकरण करेगा और लोगों को नियुक्त करेगा, निश्चित काम करने के लिए विशेषज्ञ लोगों की भर्ती करेगा, उसके बाद में उनका निर्देशन भी करेगा, उनसे संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए निर्देश समय समय पर प्रदान करता रहेगा। प्रबंधक के ये कार्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये जो भी कार्य हैं ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखिए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग संगठन, स्टाफिंग नियुक्तिकरण, डायरेक्शन निर्देशन, कंट्रोलिंग नियंत्रण, ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और निरंतर चलते रहने वाले कार्य हैं। सबसे पहले नियोजन। देखिए, यह प्रबंधक का सबसे पहला कार्य होता है। सबसे पहले कोई भी काम हम करें उसकी योजना बनानी पड़ती है, कैसे किया जाएगा, किसके द्वारा किया जाएगा, कब किया जाएगा, कौन सा कार्य कौन करेगा, ये सारी पहले ही प्लानिंग की जाती है। प्रबंधक का सबसे पहला कार्य नियोजन है, क्या करना है, कैसे करना है, कौन सा काम किसके द्वारा किया जाना है, इसका निर्णय पहले करना प्रबंधक का पहला कार्य है। हम कोई भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं अपने लिए तो उस समय पहले प्लानिंग करते हैं। लक्ष्य निर्धारण करने के साथ साथ हम क्या करने लगते हैं, प्लानिंग करने लगते हैं, कैसे करेंगे, किस प्रकार करेंगे, कब करेंगे, सारी योजना पहले ही बना ली जाती है। इसका अर्थ है उद्देश्यों को पहले से ही निश्चित करना एवं दक्षता से एवं प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए मार्ग निर्धारित करना। जो उद्देश्य हैं उन्हें पहले से ही निर्धारित कर लेना और उन्हें प्राप्त करने के लिए कौन सा मार्ग हम अपनाएंगे, किस प्रकार से कार्य करेंगे, यह सब कुछ काय में आता है, नियोजन में आता है। यह कहलाती है प्लानिंग। इसके बाद है संगठन। नियोजन के बाद प्रबंधक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कार्यों को पहचान कर उनको बांटना है। देखिए, महत्वपूर्ण कार्य क्या है, कार्यों को पहचान कर उनको बांटना है। काम क्या है उसकी पहचान की और फिर उसको करने वाले से वह करवाया जाता है, उसको वह काम दिया जाता है। कर्तव्यों का निर्धारण करना तथा यह निर्धारित करना कि कौन किससे आदेश लेगा और किसके प्रति जवाबदेह होगा। देखिए, संगठन के अंतर्गत ये कार्य होता है कि भाई कौन किससे आदेश लेगा। भाई ये व्यक्ति है, इसे कार्य दिया गया, अब यह कार्य को करेगा तो इसका कर्तव्य क्या होगा, साथ ही साथ यह किससे आदेश लेगा, इसे कौन व्यक्ति आदेश देगा, साथ ही साथ इसकी जिम्मेदारी, जवाब किसको देगा, ये इसकी जवाबदारी किसके प्रति होगी, ये सब कुछ पहले से ही निर्धारित कर लिया जाता है और यह संगठन के अंतर्गत आता है। आवश्यक क्रियाओं को संगठित करना, योजनाओं के निष्पादन के लिए संगठन के ढांचे को स्थापित करना। इसका अभिप्राय सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न अंगों में मैत्रीपूर्ण समायोजन करना है। जो अलग अलग अंग हैं, जो अलग अलग विभाग हैं, उनमें क्या है, समायोजन स्थापित करना इसके अंतर्गत आता है। उसे कहते हैं संगठन, यानी संगठित करना। संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो कार्यों का बंटवारा किया गया है उनको समन्वित रूप से करवाना इसके अंतर्गत आता है। नियुक्तिकरण। प्रबंधक का अगला कार्य नियुक्तिकरण है, अर्थात सही कार्य के लिए उचित व्यक्तियों को ढूंढना। कंप्यूटर का कार्य है तो कंप्यूटर के कार्य को करने के लिए कोई कंप्यूटर का जानकार ही चाहिए, तो ऐसे व्यक्ति की तलाश करना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक MBA डिग्रीधारी को मजदूरी करवाई जाए और एक अनपढ़ जो व्यक्ति है उसे ले जाकर प्रबंधन का कार्य सौंप दिया जाए या फिर उसे लेखांकन का कार्य सौंप दिया जाए। ऐसा तो संभव नहीं होता। जो व्यक्ति है जिस काम को कर सकता है उस काम में ही उसे लगाया जाता है, उसके लिए ही उसे नियुक्त किया जाता है। तो सही कार्य के लिए उचित व्यक्तियों को, सही व्यक्तियों को ढूंढना नियुक्तिकरण में आता है। संगठन में सही स्थान पर, सही समय पर सही व्यक्तियों की उपलब्धता हेतु योग्य कर्मचारियों की भर्ती करने, प्रवर्तन
वृद्धि इत्यादि का निर्णय करने, कार्य का निष्पादन, मूल्यांकन एवं कर्मचारियों का व्यक्तिगत रिकॉर्ड बनाए रखने व उन्हें प्रशिक्षण देना है। देखिए इसके अंतर्गत क्या आता है, भर्ती करने का कार्य, उनका प्रवर्तन करना, उन्हें आगे बढ़वाना, वृद्धि करना इत्यादि का निर्णय लेना कि भाई इसके लिए कौन क्या करेगा, कौन भर्ती का काम करेगा, किसको भर्ती किया जा रहा है, इससे संबंधित निर्णय लिया जाना, और जो भर्ती किए गए कर्मचारी हैं उनके कार्यों का निष्पादन करना, साथ ही साथ उनके कार्यों का मूल्यांकन करना व कर्मचारियों के जो रिकॉर्ड हैं उनको रखने का कार्य भी इसके अंतर्गत किया जाता है। कई संगठनों में इस कार्य के लिए HR डिपार्टमेंट होता है जो कि नियुक्ति का कार्य करता है, लोगों को ढूंढता है और उन्हें नियुक्त करने का कार्य करता है। निर्देशन, अगला कार्य है निर्देशन। देखिए निर्देशन का कार्य कर्मचारियों को नेतृत्व प्रदान करना, मार्गदर्शन प्रदान करना, उन्हें प्रभावित करना, काम के लिए अभिप्रेरित करना, उनका पर्यवेक्षण करना एवं उनके साथ उचित संप्रेषण बनाए रखना है। उन्हें समय समय पर संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रेरित करना है। इसके अंतर्गत देखिए नेतृत्व प्रदान किया जाना, जो प्रबंध है वह कर्मचारियों को नेतृत्व प्रदान करता है, लीडरशिप प्रदान करके वह उन्हें आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत रहता है। वह मार्गदर्शन प्रदान करने का कार्य करता है और उन्हें प्रभावित करके उन्हें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। काम के लिए अभिप्रेरित करना व उनका पर्यवेक्षण करना, उनका निरीक्षण करने का कार्य इसके अंतर्गत आता है। साथ ही साथ वह उनसे उचित संप्रेषण भी बनाए रखता है। आपने टाटा कंपनी के बारे में सुना होगा। देखिए टाटा कंपनी के जो मालिक हैं रतन टाटा, वो समय समय पर अपने कर्मचारियों से संपर्क करते रहते हैं, वो उनके साथ संप्रेषण करते रहते हैं और इसके कारण कर्मचारी भी लगातार उनसे प्रेरित होते रहते हैं, आगे बढ़ने का कार्य करते रहते हैं, संगठन को आगे ले जाने का कार्य वो करते रहते हैं। तो निर्देशन भी प्रबंध का महत्वपूर्ण कार्य है। अगला है नियंत्रण। संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संगठन कार्य के निष्पादन के स्तर निर्धारित करता है। देखिए लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, लक्ष्य निर्धारित कर लिए जाते हैं कि भाई हमारे को ये परिणाम प्राप्त करने हैं, हमें एक वर्ष में 1,00,000 वस्तुओं का क्या करना है, उत्पादन करना है। ये परिणाम हमने, यानी ये हमारे क्या हैं, वांछित परिणाम हैं। ये हमने लक्ष्य निर्धारित कर लिया कि हमें एक वर्ष के अंत में जाते जाते 1,00,000 पीस का उत्पादन करना है। अंत में जब हमारे परिणाम आते हैं जो कि वास्तविक परिणाम होते हैं, उन परिणामों, देखिए जो वास्तविक परिणाम होते हैं, जैसे मान लीजिए 90,000 का उत्पादन हम कर पाए वर्ष के अंत में, तो जो ये वास्तविक परिणाम आए हैं और जो वांछित परिणाम थे, इनके बीच में अंतर किया जाता है। इनके बीच में क्या किया जाता है, अंतर किया जाता है। यहाँ इस उदाहरण में 10,000 पीस का उत्पादन क्या हुआ, कम हुआ। अब जो ये कमी आई है, ये किस कारण से आई है, क्यों आई है, यानी वास्तविक परिणामों और वांछित परिणामों में अंतर करके जो कमी आती है उसके कारणों का पता लगाना और आगे के लिए उसमें सुधारात्मक उपाय करना, ये नियंत्रण के अंतर्गत आता है। अगली बार इस जो 10,000 ये जो कम पीस बने हैं, इस कमी को दूर करने का यह संगठन क्या करेगा, प्रयास करेगा। वास्तविक निष्पादन को नियोजित निष्पादन से तुलना करना। नियोजित मतलब वांछित, जो हमें चाहिए था। नियोजित का मतलब क्या होता है, वांछित, यानी जिसकी हमें क्या थी, अपेक्षा थी। वांछित निष्पादन जो हमें चाहिए था और वास्तविक परिणाम जो हमें प्राप्त हुआ है, में तुलना करना। कमियों और कारणों का पता लगाकर सुधारात्मक कार्यवाही करना। यदि कमी है तो उसके कारणों का पता लगाना, किस कमी के कारण, किस कारण से यह उत्पादन पूरा नहीं हो पाया, जो हमने लक्ष्य रखा था वो परिणाम प्राप्त क्यों नहीं हो पाया।
इसको पता लगाना। इसका उद्देश्य वास्तविक परिणामों को इच्छित परिणामों के नजदीक लाना है, और नियंत्रण का जो उद्देश्य होता है वह होता है इन वास्तविक परिणामों को वांछित परिणामों के नजदीक ले जाना। इस कमी को दूर करते हुए जो भी कारण थे, उन कारणों को दूर करते हुए हमारा जो उत्पादन का लक्ष्य था, जो हमने पहले रखा था, उस तक पहुंचाना, ये इस नियंत्रण के अंतर्गत आता है। प्रबंध नियंत्रण के माध्यम से वांछित परिणाम और वास्तविक परिणामों को बराबर रखने का कार्य करता है। बच्चों, आज हमने प्रबंध के स्तर और प्रबंध के कार्यों पर चर्चा की।